सर ये तो ये भी कह रहे हैं, सर इनका एक स्टेटमेंट ये देखो कि हर बार हमले के लिए पाकिस्तान को पर आरोप लगाना सही नहीं है, ये भी बोल रहे हैं साथ साथ। और उधर देखिए शरद पवार भी इनके साथ खड़े हो गए कि वो तो बहुत बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, उनके हर बयान को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वो एजेंसी की बात कर रहे हैं कि कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई एजेंसी काम तो नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं उस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, ये शरद पवार कह रहे हैं। तो ये आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं क्या जो ये आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं? और अगर पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं तो आपकी जम्मू कश्मीर स्टेट से ही होंगे, स्लीपर सेल होंगे जिनको एक्टिवेट किया जाता है समय समय पर। और जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तभी से ये इतनी वारदातें अचानक क्यों शुरू हो गई हैं? मैं बताता हूँ। 16 अक्टूबर को शोपिया में एक युवक को गोली मार करके हत्या की गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में, सोनमर्ग में कश्मीर के ही एक डॉक्टर, मध्य प्रदेश के इंजीनियर और पंजाब और बिहार के 5 मजदूरों की हत्या की गई। 24 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बटगुंड में मजदूर पर गोलीबारी की गई, वो घायल हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को ही इसी दिन बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया। 28 अक्टूबर को अखनूर में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। एलओसी के पास आर्मी एम्बुलेंस पर इन्होंने फायर की थी। ये तो अक्टूबर की मैं 5 घटनाएं बता रहा हूं और अभी ये पिछले 36 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ें चल रही हैं। तो ये अचानक जो है, जब से इनकी सरकार बनी है तब से ये हरकत क्यों हो रही है? इनकी बुद्धि में नहीं आता है, इनके दिमाग में नहीं आता है ये कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी करीब करीब 60% औसतन मतदान हुआ है। लोगों ने वहां डेमोक्रेसी में विश्वास किया है। विधानसभा चुनाव में भी अगेन वो रिपीट हुआ है, जहां 10%, 15% ही टर्नआउट होता था, वहां 50-60% टर्नआउट हो रहा है। सरकार किस बन रही है, घाटी कैसे बिहेव कर रही है, नीचे जम्मू संभाग कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसको वोट दे रहा है, अलग बात है, छोड़ दें हम उसको। लेकिन जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो बदलाव हुए हैं 5 अगस्त 2019 में, और उसके बाद जो विकास की एक पूरी जो है वहां पर बयार चली है और काम हुए हैं, निचले स्तर तक काम हुए हैं और हर स्तर के चुनाव किए गए हैं, बीडीसी से लेकर के विधानसभा और लोकसभा सब, और शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं। तो वहां डेमोक्रेसी जीवित ना रहे, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार काम ना करने पाए, और भारत की जो ये बहुत बड़ी कामयाबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी सरकार की जो ये कामयाबी है कि साहब लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, लोग शांति से, अमन से प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो बदनाम किया जाए जम्मू कश्मीर को, भारत को और मोदी सरकार को। तो ये क्या इतनी बात नहीं समझ रहे हैं? 50-60 साल का इनका राजनीतिक जीवन है और अगर इतनी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या किया जाए? सर शरद पवार वो भी कूद गए। शरद पवार तो कूदेंगे ही। शरद पवार का तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक चरित्र है वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, और खास तौर से जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तो उनको तो इस कम्युनिटी के वोट चाहिए जिनके बारे में ये लोग समझते हैं और सोचते हैं कि अगर इनके सिर पर आई तोहमत को हम हटा दें और पाकिस्तान के सिर पर डाल दें, चीन के सिर पर डाल दें, किसी और के सिर पर डाल दें, और अगर मोदी जी के सिर पर डाल दें तो और भी अच्छा है, तो ये भर भर के वोट देंगे। तो शरद पवार का जो राजनीतिक चरित्र है वो कोई हमसे आपसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अंजू जी, सर ये जो इंडी गठबंधन है, इसमें हम देखें कि किस तरह से फेक नैरेटिव के चलते ही लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो 99 सीटें कांग्रेस को मिली या बाकी पार्टियों को मिली, वो उसका नतीजा था। अभी तो जो खटाखट खटाखट प्रोग्राम राहुल गांधी ने भी शुरू किया था चुनाव के दौरान, उस पर तो ऐसा लग रहा है कि उनके अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने तोहमतें लगा दी, आरोप लगा दिए कि भाई जितनी चादर है उतने पांव पसारो।
ये किसको तंज कर रहे थे? क्या उनको भी ऐसा लग रहा है आपको कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर भी मतभेद पैदा हो गए कि पहली बार इतने खुलकर बोले हैं राहुल गांधी के खिलाफ? इसके कई पहलू हैं और उन पहलुओं को समझना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले डीके शिव कुमार का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी 5 गारंटियां हैं इसमें से एक गारंटी की पुनर्समीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब संकेत ये चले गए कि साहब ये एक गारंटी को वापस ले रहे हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार जो है वो कई तरह की दुश्वारियों से घिर गई है। आर्थिक संकट भी हैं, कई चीज़ें वहाँ पर पिछले दिनों हुई हैं और इन्होंने बहाना क्या किया फिर बाद में जब ये मामला बवाल तूल पकड़ गया, इन्होंने कहा कि नहीं वो कुछ महिलाएं जो हैं वो बस का भाड़ा अपनी जेब से देना चाहती हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसकी पुनर्समीक्षा कर ली जाए। और ये सब भी चीज़ें इतना तूल ना पकड़ती, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके बराबर में एक तरफ सिद्धारमैया बैठे थे, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार बैठे थे और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि भाई ये आप लोग जो है क्या करते रहते हैं, मैंने तो अखबारों में पढ़ा है अगर आप इस तरीके से गारंटियां वापस लेंगे तो मैंने तो यही 5 गारंटियां जो हैं वो महाराष्ट्र के लिए भी कह दी थी कि वहाँ भी हम देंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा, उतने ही पैर पसारो या उतनी ही घोषणाएं करो जितने वादे आप पूरा कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप देख रही होंगी कि देखिए चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम है, 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में इस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की भी महाराष्ट्र की करीब 8 रैलियों की तारीखें आ चुकी हैं। 20-20, 22-22 रैलियां जो हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह करने जा रहे हैं। झारखंड भी बेहद महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र भी बेहद महत्वपूर्ण और इससे ठीक पहले जिस खटाखट की आप चर्चा कर रही हैं राहुल गांधी की और जिसके बेस पर ये अंतर हुआ है जो हमें लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है, तो उसकी पोल पट्टी अगर उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खोल रहा हो कि भाई ऐसी भी बातें मत करो जिनकी कोई पूर्ति ना कर सकें या जो हम शर्मिंदा हों बाद में और लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करें। आपको तो याद होगा जब नतीजे आए थे उसके तीसरे चौथे दिन लखनऊ के कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी महिलाओं की, जो गारंटी कार्ड भिजवाए भरवाए गए थे उनको लेकर के वो पहुंच गई थी जी 8,500 रुपये कहाँ हैं। इसी तरह बेंगलुरु में और दूसरी जगहों पर भी लंबी लाइन लग गई थी कांग्रेस के दफ्तरों में। तो ये एक्सपोज हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं तो सब ठंडे बस्ते में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समय पर देने के लाले पड़ गए थे और यही हाल जो है बाकी राज्यों का भी है। तो ये नकल कर रहे हैं किसकी? अरविंद केजरीवाल की, के साहब वो फ्री बीज का जो एक चुग्गा डालते हैं लोगों के सामने के साहब वो चुग लेंगे और चुग करके हमें वोट देंगे, धन्यवाद करेंगे। तो वही अब लाइन जो है वो राहुल गांधी ने पकड़ ली थी और अलग अलग राज्यों में इनको कामयाबी भी मिली इन फ्री बीज के और तमाम तरह की घोषणाओं और गारंटियों और वायदों। बड़े रंगीन से जो है घोषणा पत्र छापते हैं, लोगों को बंटवाते हैं, मीडिया को जारी करवाते हैं। पर आपने देखा होगा इसके तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 ट्वीट आए। इसके अलावा अलग से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये क्या संकेत हैं? ये साफ साफ संकेत हैं कि इन दोनों राज्यों के चुनाव में इनकी पोल पट्टी खोलने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल से लेकर के सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, अब सबके बयान आ रहे हैं कि नहीं कोई पुनर्समीक्षा नहीं हो रही है और तभी जितनी गारंटियां दी थी वो सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। धनराशि बताई जा रही है कि जी इतना 1,000 करोड़ रुपया जो है इस मद में रख दिया गया है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है उससे वो संकेत तो मिलता है जिसका इशारा आपने किया है अंजू जी, कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक याद होगा आपको, पता नहीं वो कहाँ का कार्यक्रम था,
ये बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके बराबर में ये सुप्रिया श्रीनेत बैठी हुई हैं, कुछ लोकल लीडर बैठे हुए हैं और काफ़ी नाराज़ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और वो ये कह रहे हैं कि इस बात का तो ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा, ये व्यवस्थाएँ तो आप लोगों को रखनी पड़ेंगी कि जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आती हैं, तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे धकिया करके एक तरफ कर देते हैं। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पीड़ा देखिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के मालिक आते हैं सभाओं में, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कोहनी मार करके, धकेल करके अलग कर दिया जाता है। दूसरा प्रकरण ये बहुचर्चित तो अभी प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन के टाइम वायनाड में हुआ कि साहब वहाँ पर इतने लोग नहीं बैठ सकते अंदर नॉमिनेशन के समय, तो जो फालतू के लोग हैं वो बाहर निकल जाएं। तो सबसे फालतू का आदमी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे लगा, तो उनको निकाल दिया गया और बाहर से वो किवाड़ों के बीच में से जो जगह होती है वहाँ से झांकते हुए कैमरे में कैद हो गए और हमारे और आपके जैसे लोगों ने जो है वो जन जन तक पहुँचाए कि भाई देखिए क्या हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। तो ये किन परिस्थितियों में इनको लाया गया, क्यों लाया गया और इनका काम क्या है? इनको भी वैसे ही मिसयूज किया जा रहा है जैसे मनमोहन सिंह को किया जाता था। ये तो एक कठपुतली अगर बन करके रह गए हैं, तो इसके लिए तो ये खुद भी जिम्मेदार है ना। भाई आप मना कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका अपमान हो रहा है या आपसे पूछ करके घोषणाएं नहीं की जा रही, वादे नहीं किए जा रहे, गारंटी नहीं दी जा रही, तो बजाय इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भन भनाएं बैठ करके वहां उनको सार्वजनिक तौर पर जो है प्रताड़ित करें या फटकार लगाएं कि भाई आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और फिर सरकारों के पास इतना भी पैसा नहीं रह जाता है कि सड़कों पर रेता भी डाल सकें। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया है इन्होंने। तो अच्छा। ये हाँ कि भाई ये हालत अगर हो गई गारंटी पूरी करते करते कि खजाने में इतना भी पैसा ना मिले कि हम सड़कों पर रेता डाल सकें, तो ऐसे काम मत करो। इस तरह की बातें इन्होंने कही है वहां पर। तो सर अब ये हालत हो गई है कांग्रेस की कि उनका अपना अध्यक्ष ही ये मान रहा है कि ये खटाखट फटाफट जो है ये कांग्रेस को और जो राज्य सरकारें हैं उनको सफा चट ना कर दे। सर आप ये सोचिए कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो कुछ एक चैनल है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहां पर शुरुआत में जिस तरह से 70 सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही थी कांग्रेस को, तब तस्वीर वहां पर राहुल गांधी की लगी थी। लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली, तुरंत वहां पर तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे की लगा दी गई। अब खामियाजा तो किसी ना किसी को भुगतना है। अंदर खाने मंथन तो चल रहा होगा कि हरियाणा में जो कुछ हुआ उसका ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। राहुल के सिर तो फोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इंतजार हो रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या तस्वीर आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर करने का रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। और शायद इसीलिए अब वो ये बोल रहे हैं, वो जाते जाते शायद ये बातें कह रहे हैं। देखिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये G23 बना था कांग्रेस के भीतर, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक तनखा और कई CWC के मेंबर भी थे, उसमें कुल 23 लोगों का एक गुट बन गया था। उसमें गुलाम नबी आजाद भी थे। तो एक प्रेशर ग्रुप अंदर से बना था और वो उसका कुल मिलाकर के प्रयास ये था कि सोनिया गांधी जो ये प्रयास कर रही थी कि फिर से राहुल गांधी ही अध्यक्ष बना दिए जाएं, तो ये सब कैफियत तलब कर रहे थे सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की कि अगर राहुल गांधी को ही दोबारा से लाना था और फिर से हमारे सिर पर बैठाना था, तो फिर इन्होंने इस्तीफा ही क्यों दिया था। भाई आपने बना दिया था ना एक बार, तो सबने हमने मिल करके ताजपोशी कर ही दी थी। तो ये जो 2019 के रिजल्ट के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और नैतिकता का लबादा ओढ़ा, तो अब उसको ओढ़े रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको बनाया जा सकता है। तो उस वो जो एक एक आरोप लगा था कि ये परिवार कुंडली मार करके बैठ गया है संगठन पर और किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं दे रहा है। और इस बीच कई लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे थे, युवा छोड़ करके जा रहे थे। उनमें आपके RP सिंह भी निकल लिए थे, जितिन प्रसाद भी निकल लिए थे, अशोक तंवर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। कई ऐसे चेहरे जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकरण वो हो ही चुका था,
इनकी कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। तो ऐसे में फिर 10 जनपद जो है ये साजिशें रचने में और मोहरे ढूंढ करके उनको चलने में बहुत माहिर है। तो उस समय अशोक गहलोत को तैयार किया गया कि आप अध्यक्ष बन जाओ, और हुँ, वहां पे इन्होंने सोचा कि सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री बना देंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो एक शर्त है, मुख्यमंत्री भी मैं ही बना रहूंगा। यानी ऐसे ऐसे कमाल और धमाल कांग्रेस पार्टी के भीतर रचे जाने की तैयारी थी कि जी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना रहे और मुख्यमंत्री भी बना रहे। और फिर इनकी बात मानने से इनकार कर दिया अशोक गहलोत ने कि नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री ठीक हूं, आप अध्यक्ष किसी और को ढूंढ लो। फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मना कर देना चाहिए था, अगर कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। वैसे तो कठपुतली बनना ही था उनको, क्योंकि कितना अगाध विश्वास इस परिवार का मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। 2014 में उनको लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, 2019 में चुनाव हारे तो राज्यसभा में भी संसदीय दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बना दिया जब गुलाम नबी आजाद रिटायर हुए, हुँ, और फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। तो सब कुछ तो इनको अर्पित करते जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर वो थोड़ी सी रीढ़ दिखाते तो फिर दिक्कत आती। लेकिन इधर जो घटनाक्रम हुए हैं हुँ, उससे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की समझ में आ गया है कि जहां भी अपमानजनक स्थितियां पैदा होती हैं या मुझे ढाल बनाने की कोशिश होती है या इनको अपने सिर बचाने की जरूरत पड़ती है तो ये मुझे आगे कर देते हैं। कई जगह अभी राहुल गांधी के प्रति अगर किसी ने कोई बयान दे दिया है तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही लिखेंगे। राहुल हुँ, गांधी खुद नहीं लिख सकते हैं या खुद बयान नहीं दे सकते हैं। मतलब एक, क्या भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं या आपके पीए हैं, क्या हैं ये? जो हालत अभी अ, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना की छोड़ करके छोड़ी हुई है कि कहीं हुँ, सड़क भी टूटी हुई देखना जाते हैं तो साथ में वो भी उनके पीए की तरह साथ साथ चलती हैं। तो ये हालत अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर दोगे तो वो कहीं जी। ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलना है साहब। बिल्कुल और सर मुझे तो ये लगता है कि आग में जो मतलब घी का काम किया है वो वायनाड वाली घटना ने किया है, जिस तरह से दरवाजे के बाहर वो खड़े थे शायद